हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पढ़ ले मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मैंने ये यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स वैसे तो इस पर्पज़ से बनाया था कि मैं क्लास 10 की मैथ्स और साइंस इस चैनल पे कराऊँ। और अभी अभी मैंने अपना नया ही चैनल स्टार्ट किया है और अभी मैंने बहुत कम वीडियोस डाली हैं। बट आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों, और हिंदी का एग्ज़ाम है आप लोगों का जल्दी ही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कुछ कंटेंट हिंदी का बनाया जाए। तो कोशिश करूँगा मैं जल्दी ही कुछ और वीडियोस भी डालने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो क्लास में मैंने आपके लिए अलंकार की वीडियो बनाई है। तो अलंकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, और ज़्यादातर बच्चों को वो समझ में नहीं आता है हिंदी में। और बच्चे दो ही काम करते हैं पेपर में, या तो वो उसमें तुक्के मार के आते हैं और कोई भी आंसर सही करके आ जाते हैं, बट उनके ज़्यादातर आंसर गलत हो जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन को पढ़ के स्किप कर देते हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अलंकार एक बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आपको इस वीडियो में अलंकार को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बस वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों, आप वीडियो में बने रहें मेरे साथ और देखते रहें पूरी वीडियो। मुश्किल से आपके 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं बच्चों, और आपको अलंकार पूरी तरीके से समझ में आएगा और 100% आप एग्जाम के अंदर अलंकार के सभी क्वेश्चंस को सही करके आओगे। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड अलंकार 5 नंबर के पूछता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, और वो सभी एमसीक्यूज में होते हैं। तो एमसीक्यूज में उन्हें पहचानना और टिक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अंत तक आप इसी वीडियो में बने रहें मेरे साथ इस चैनल पे, जिसका नाम है पढ़ ले मैथ्स। ओके बच्चों। अब बच्चों, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, मैं उन्हें बता दूं कि हम अपने इस चैनल पे क्लास 10th की फ़िलहाल मैथ्स की वीडियोस डाल रहे हैं, और हो सकता है जल्द ही आने वाले टाइम में मैं साइंस की भी वीडियो डालने वाला हूं इस पे, और एसएसटी की भी शायद डालूँ कुछ वीडियो। तो आप लोग मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी, और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी आपके लिए। फिलहाल बच्चों, अभी तक मैंने अपने मैथ्स चैनल पे मैथ्स की वीडियोस डाली हैं, चैप्टर नंबर 1 की, जो कि रेशनल नंबर है। आप लोग चाहें तो जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो और भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और लास्ट में कमेंट करके तो ज़रूर जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या ये हिंदी की वीडियो अच्छी लगी, और आप और कौन कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके पेपर के लिए वीडियोस बनाऊं, और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा उन वीडियोस को बनाने की। ओके फ्रेंड्स, तो अब बिना किसी देरी के आइए हम मूव करते हैं अलंकार के ऊपर। अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया कि ये 5 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए हम जल्दी से मूव करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और अब हम जाते हैं पढ़ने के लिए अलंकार। तो अब हम मूव कर रहे हैं बच्चों अपनी स्क्रीन पे, जहां हम पढ़ेंगे अलंकार को। ओके बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर, और अब हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये अलंकार होते क्या हैं। तो देखो, हिंदी काव्य साहित्य में अलंकार, यानी हिंदी काव्य साहित्य में आखिर अलंकारों का ऐसा क्या महत्व है, उसे हम देखते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ, कि आखिर अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, अलंकार की परिभाषा में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, और हम इन उपकरणों को ही अलंकार भी कहते हैं। बच्चों, ये एक परिभाषा है अलंकार की, थोड़ी सी मुश्किल है, आपको समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी, बट मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। कि बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आया है उपकरण। उपकरण का मतलब ही आप ये समझ लो कि आपने कोई शब्द लगा दिया। अब काव्य, दूसरा शब्द यहाँ पर है काव्य। काव्य का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी कोई कवि अपनी कुछ बातें बताना चाहता है हमें, तो वो अपनी उन बातों को कुछ पंक्तियों में लिखता है। उन पंक्तियों को आप कहानी कह देते हो, कभी कभी आप उनको श्लोक कह देते हो, और कभी आप उनको कविता कह देते हो। तो इसी तरीके से बच्चों काव्य भी बनता है। तो कवि जब अपने किसी काव्य की रचना करता है, यानी कि उसको लिखता है, तो वो वहां पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे वो शब्द उस काव्य की, यानी कि उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो उन शब्दों को ही बच्चों हम लोग अलंकार कहते हैं। इसीलिए परिभाषा में ऐसा लिखा गया है कि काव्य को सुंदर बनाने के लिए कवि को अनेकों उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।
और इन उपकरणों को ही आप क्या कहते हो बच्चों? अलंकार कहते हो। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आइए हम एक और परिभाषा देखते हैं। एक और परिभाषा क्या हो सकती है? एक और परिभाषा ये हो सकती है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए अनेक तरीके के वस्त्र और आभूषण ग्रहण करता है या धारण करता है। मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए, यानी कि आप स्मार्ट दिखने के लिए, अनेक टाइप के बढ़िया बढ़िया कपड़े और गर्ल्स जो होती हैं वो ज्वेलरीज वगैरह इस्तेमाल करती हैं। तो इसी तरीके से अगर मनुष्य अपने शरीर को स्मार्ट दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए, अलंकृत करने के लिए अनेकों टाइप के वस्त्र और आभूषण ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद यानी पहनने के बाद जब आप बाहर जाते हो तो आपको बड़ा ही कंफर्टेबल फील होता है, आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हो, यानी कि आपको अच्छा लगता है। ज़्यादातर ये चीज़ें हम फेस्टिवल पे देखते हैं, सभी लोग नए नए कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं और बाहर जाके एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाते हैं, देखो भाई मेरे कपड़े, देखो भाई मेरे कपड़े। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों, जैसे आपको उस समय गर्व महसूस होता है क्योंकि आपने कुछ नया, कुछ अच्छा पहना होता है, उसी प्रकार से जब कवि अपनी कोई बात रखता है हमारे सामने, कविता के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से या कहानी के माध्यम से, तो कवि अपनी उस कहानी में, उस कविता में या फिर उन श्लोकों के अंदर कुछ ऐसे शब्द डाल देता है जो शब्द उस काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। यानी वो शब्द डलते ही वो काव्य पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा, खूबसूरत लगेगा। इसी इन्हीं शब्दों को या उन शब्दों को ही बच्चों आप अलंकार कहते हो। ठीक है बच्चों। एक और वर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि कवि अपनी कविता रूपी नारी को अलंकारों से सज्जित करके गौरव प्राप्त करता है। यानी कवि को बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब वो कोई ऐसी पंक्ति बना लेता है जो बहुत ही अच्छी लगे। तो इन ये जो शब्द होते हैं बच्चों, जिन शब्दों का इस्तेमाल कवि करता है अपने काव्य के अंदर, हम उन शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चों आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि यहाँ पर आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लड़का कोई सिंपल लड़का नहीं है। उसने एक पगड़ी पहन रखी है, हाथ में तलवार है, गले में एक माला है। मतलब क्या है कि इस फोटो को देखकर तो यही लगता है कि शायद ये कोई दूल्हा है जो कहीं शादी में जा रहा है। लेकिन इसे इतने सजने धजने की जरूरत क्या है? ये तो सिंपल कपड़ों में भी जा सकता था। लेकिन अगर ये दूल्हा सिंपल कपड़ों में शादी में जाएगा तो शायद इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये दूल्हा बिल्कुल सज धज के बहुत अच्छे से, स्मार्ट तरीके से बन के शादी में जा रहा है। और जब ये पहुंचेगा शादी में तो सभी लोग वाहवाही करेंगे इसकी। ठीक उसी प्रकार से जब कवि किसी बात को बताने की कोशिश करेगा तो वो कुछ ऐसे शब्द डाल देगा जिस शब्द से उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए। आइए एक और फोटो देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं एक दुल्हन का। ये दुल्हन भी यहाँ पर बच्चों बैठी हुई है, सज धज के बैठी हुई है और इसने ज्वेलरी वगैरह सब पहन रखी है। तो अब मुझे लगता है कि इन दोनों फोटोज को और एग्जाम्पल्स को देखकर आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये अलंकार है क्या। यानी अलंकार बच्चों सिंपल भाषा में कुछ भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शब्द जिसको डालकर कवि अपने उस शब्द को या अपनी उस कविता को या अपने उस काव्य को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देता है। ठीक है बच्चों। हमारे संस्कृत के एक बहुत ही महान साहित्यकार हुए हैं बच्चों, जिनका नाम आचार्य दंडी जी था। तो ये बहुत ही महान साहित्यकार हुए हैं संस्कृत भाषा के, और इन्होंने अलंकारों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कही है। आइए हम देखते हैं वो क्या बात थी। तो इन्होंने बच्चों संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा जिसका, हाँ, जो आपके सामने है। काव्य शोभकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, काव्य शोभकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आइए हम समझते हैं आखिर इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है बच्चों? इस श्लोक का अर्थ ये है कि काव्य के शोभाकार, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए कौन हो सकता है? धर्म और अलंकार ही हो सकते हैं। काव्य, अगर आपके काव्य में धर्म या अलंकार का इस्तेमाल कवि ने नहीं किया तो काव्य बहुत ही खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई विधवा नारी, तो आप सभी जानते हो कि जो विधवा नारियां होती हैं जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, वो लोग बिल्कुल भी सिंपल रहना पसंद करती हैं। ज़्यादातर वो लोग सिंपल ही रहना पसंद करती हैं और वो ज्वेलरी वगैरह बहुत कम पहनती हैं, या फिर अच्छे कपड़े शादी वगैरह में भी बहुत कम मतलब इंटरेस्ट लेती हैं। तो यानी कि वो बिल्कुल सिंपल डिसेंट सा जीवन जीने की कोशिश करती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अगर कवि अपने काव्य के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, यानी अलंकारों का इस्तेमाल ना करे, तो कविता रूपी नारी विधवा सी लगेगी, यानी कवि को अपने शब्द खुद ही पसंद नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हुआ अलंकार के बारे में।
अब बच्चों अगर अलंकार का आप अर्थ समझना चाहते हो तो अलंकार का बेसिक अर्थ हम लोग देख सकते हैं बच्चों। अलंकार का बेसिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। यानी अलंकार बेसिकली क्या है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्वर्ण आदि से, आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ा सकते हो, ठीक उसी प्रकार से काव्य में हम अलंकारों की मदद से काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। अभी मान लो अगर आपने कोई क्या कहते हैं, गोल्ड का हार पहन लिया, तो आप बाहर निकले, सब लोग कहेंगे अरे भाई इसके पास तो गोल्ड की चेन है भाई, गोल्ड की अंगूठी है भाई। तो आपने अगर कोई ज्वेलरी पहनी यानी कोई गहना पहना तो उससे आपकी शोभा और ज्यादा बढ़ गई। ठीक उसी तरीके से जब कवि किसी काव्य की रचना करेगा तो उसमें जो शब्द डालेगा अलंकार, वो उस काव्य की शोभा को बढ़ा देंगे। इसका मतलब अलंकार का दूसरा अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि अलंकार का मतलब हो गया आभूषण या गहना। लेकिन किसके लिए? काव्य के लिए। ठीक है, आइए एक और तरीके से हम इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि जिस प्रकार आभूषण या गहना पहनकर शरीर को सजाया जा सकता है, जिस प्रकार आभूषण या गहना पहनकर शरीर को सजाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों द्वारा भाषा को चमत्कारिक व सुंदर भी बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी परिभाषा होती है। यहाँ पर अलंकार के अर्थ यहाँ पर भी निकल के आते हैं, आप इसको परिभाषा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस प्रकार आभूषण या गहने द्वारा शरीर को सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों द्वारा भाषा में चमत्कार व सुंदरता उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों अलंकार का अर्थ। अब आप इसको परिभाषा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो ये गलत तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने इतना सारा पढ़ लिया अलंकार के बारे में, तो हमें इतना तो समझ में आ ही गया कि अलंकार वो शब्द होते हैं जिनसे हम किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों हम एक लाइन में डेफिनेशन भी दे सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द अथवा शब्द, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अथवा शब्द, उन शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? हम अलंकार कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो एक लाइन में सिर्फ इतना ही समझ सकता है कि अलंकार वो शब्द होते हैं जो किसी भी काव्य की या रचना की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम अलंकारों को कहते हैं कि ये तो एक तरीके से किसी काव्य का आभूषण या गहना भी है। ठीक है बच्चों, अब हमें आगे पढ़ना है बच्चों अलंकारों के कितने भेद होते हैं। भेद का मतलब आप कह सकते हो प्रकार, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो टाइप्स, है ना, तो हिंदी में हम पढ़ते हैं उसको भेद या प्रकार। तो अलंकार बेसिकली बच्चों कितने टाइप्स के या कितने प्रकार के होते हैं, या फिर अलंकारों के कितने भेद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अलंकारों के कितने भेद हैं। तो बच्चों अलंकार के बेसिकली 3 भेद होते हैं, यानी अलंकार के 3 प्रकार तो होते हैं, लेकिन हमें 3 प्रकार नहीं पढ़ने हैं अभी क्लास 10th में, हमें सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ने हैं। तो आइए समझते हैं कि वो 2 प्रकार कौन से हैं बच्चों। पहला प्रकार है जो हमारा भेद, उसका शब्दा अलंकार, यानी कि जो हमारे अलंकार है उसका जो पहला भेद है या जो पहला प्रकार है वो है शब्दा अलंकार। और दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा है अर्थ अलंकार। तो हमने जो अभी अलंकार पढ़ा उस अलंकार की परिभाषा ने हमें ये बताया कि वो शब्द जो किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ऐसे शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अब बच्चों अगर ये अलंकार है तो अलंकार के कुछ टाइप्स भी होंगे, भेद भी होंगे। वो भेद फिलहाल हमें क्लास 10th में 2 ही भेद पढ़ने हैं बच्चों, जिसमें पहला भेद हो गया आपके लिए शब्दा अलंकार और दूसरा भेद हो गया आपके लिए अर्थ अलंकार। अब बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हैं कि ये भेद के प्रकार कितने हैं। तो हम जरा इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे पास ये जो भेद है ये कितने प्रकार के हैं, तो ये कैसे हैं। देखिए बच्चों हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक और तीसरा भेद भी जो होता है वो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताने की कोशिश की है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर एक छोटा सा डिटेल उसका समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों जो शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे, उसकी परिभाषा भी देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। मगर यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसी को बता सकते हो कि शब्दा अलंकार, देखो इसी के अंदर इसका आंसर छुपा है बच्चों। शब्दा अलंकार यानी शब्दों के ऊपर आधारित अलंकार, यानी ऐसे अलंकार जिनके शब्दों के आधार पर आप उनकी पहचान कर पाओगे। तो किसी काव्य में कोई शब्द लिखा है, उस शब्द को देखा आपने और आपने पहचान लिया कि ये तो शब्दालंकार है। ठीक है बच्चों, तो उस टाइप के शब्द को हम कहेंगे अलंकार, तो वो शब्दालंकार में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी
दूसरा कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि अर्थ के ऊपर आधारित अलंकार, यानी कि किसी शब्द का कोई अर्थ है उसके ऊपर ही वो अलंकार है, तो अर्था अलंकार। ठीक है बच्चों, तीसरा अलंकार क्या हो गया आपके पास? आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो ये आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार जो है बच्चों, ये आधुनिक साहित्य से आए हैं, या जो पाश्चात्य में हमारे पास साहित्य थे वहां से ये वाले अलंकार बच्चों आए हैं। तो ये तो हमें पढ़ने ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है हमारे, तो इनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ दो अलंकारों को ध्यान रखना है, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द पर आश्रित होगा, शब्द पर आधारित होगा, और अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिर इनकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है बच्चों शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं बच्चों? जब शब्दों द्वारा भाषा में सुंदरता आ जाए, यानी आपने कोई शब्द इस्तेमाल किया और आपका वो भाषा बहुत ही सुंदर हो गया, बहुत ही अच्छा लगने लगा, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है बच्चों। यानी अगर आपने किसी शब्द के माध्यम से किसी भाषा को बहुत ही सुंदर बना दिया तो वहां पर शब्द अलंकार हो सकता है। आइए एक और परिभाषा देखते हैं। एक और परिभाषा ये कहती है कि जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य को चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए, यानी काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए, यानी कुछ ऐसा डाल दिया आपने जिससे आपका काव्य जो था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लग गया, चमत्कारिक लगने लग गया, तो ऐसे शब्दों को भी हम लोग बच्चों शब्दालंकार कहते हैं। और लेकिन अगर बच्चों हमने इन शब्दों को हटा दिया, इन शब्दों के स्थान पर इन्हीं के जैसा अर्थ व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया, तो ये चमत्कार समाप्त हो जाएगा, है ना बच्चों? जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे, एक एग्जाम्पल देख करके हम समझेंगे कि आखिर ये क्या बात कहना चाह रहा है। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि ये कहना चाह रहा है, ये परिभाषा हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों कि अगर कोई शब्द आपने किसी वाक्य के अंदर रख दिया और वो शब्द रखते ही वो वाक्य बहुत ही चमत्कारिक बन गया, सुंदर बन गया, खूबसूरत लगने लगा, लेकिन आपने उसी उसी शब्द को हटा करके उसके जैसा अर्थ रखने वाला दूसरा शब्द रख दिया, तो ये चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों मैं इसको एक आपको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने एक गोल्ड का हार पहना, गोल्ड का हार, सोने का कुछ भी पहन लो आप, हार ज्वेलरी ले लो या अंगूठी ले लो, लेकिन एक और अंगूठी या आपने एक और हार लिया लेकिन वो सोने का नहीं है, बट उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया गया है। तो बच्चों गहने तो दोनों सेम ही है, लेकिन आप किसको ज्यादा अच्छा मानोगे? आप सोने वाले यानी गोल्ड वाले को ज्यादा अच्छा मानोगे, या जिसके ऊपर सिर्फ गोल्ड का पानी चढ़ा दिया है उसको अच्छा मानोगे? क्योंकि वो तो 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन जो गोल्ड वाला है वो तो लाइफ टाइम आपका सही रहेगा। तो इसका मतलब कि आपने गोल्ड की जगह पर कोई दूसरी चीज रिप्लेस तो कर ली, लेकिन उसकी सुंदरता खत्म हो गई, वो इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा जितना ज्यादा सुंदर गोल्ड वाला लगेगा। ठीक उसी तरीके से बच्चों ये परिभाषा हमें समझाने की कोशिश करती है कि अगर किसी शब्द से किसी काव्य की सुंदरता बढ़ जाएगी, तो चाहे आप उससे मैच करने वाला, उसी से मिलने वाला अर्थ वाला कोई शब्द रख भी दोगे, तो वो काव्य की सुंदरता अब समाप्त हो जाएगी, अब वो काव्य पढ़ने में आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको शब्दालंकार की परिभाषा समझ में आई होगी। सिंपल से शब्दों में आप इतना ही समझ सकते हो कि ऐसे शब्द जो भाषा की सुंदरता को बढ़ा देते हैं उनको हम शब्दालंकार कहते हैं, और ये शब्द के आधार पर होता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि क्या लिखा है, शब्दों पर आश्रित अलंकार। तो बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आए। इसका एग्जाम्पल भी बच्चों सोना ही है और धतूरा, लेकिन इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है बच्चों, कनक। ठीक है, जब हम कभी कोई शब्द लिखता है तो वो कनक शब्द का इस्तेमाल करता है। अब बच्चों कनक शब्द जो होता है हिंदी में, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं बच्चों, बहुत सारे मतलब। यानी कनक का मतलब हमारे पास सोना भी है, धतूरा भी है, गेहूं भी बोला जाता है, लोहे को भी कनक बोला जाता है, और भी बहुत सारे मतलब है बच्चों। गहने को भी कनक बोला बोला जाता है बच्चों, पुराने जमाने में बोला जाता था। यानी कनक के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची मतलब उससे मिलते जुलते शब्द। लेकिन अगर कवि ने किसी दूसरे शब्द को रख दिया वहां पर, तो उस काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है एक, ये वाक्य लिखा हुआ है, इसको वाक्य को पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग, जा पाए ही बौराए।
फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बैराए जग, जा पाए ही बोराए। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं कवि के द्वारा, इन पंक्तियों में कनक कनक 2 बार इस्तेमाल किया गया है बच्चों। ये शब्द ही इस पूरे के पूरे वाक्य की या इस पूरे के पूरे काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है बच्चों, जो कि अभी हम पीछे परिभाषा में पढ़ के आए। हमें परिभाषा में ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा शब्द लगा दिया जाए जिससे किसी काव्य की सुंदरता बढ़ जाए और वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगे पढ़ने में, तो उस शब्द को ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। और कैसा अलंकार कहेंगे? तो शब्दालंकार कहेंगे। और यहाँ पर कनक कनक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है बच्चों। लेकिन यहाँ पर कनक के 2 मतलब हमने पढ़े, अभी हमने पीछे पढ़े, आपको मैंने पीछे दिखाए 2 मतलब कनक कनक के, एक सोना, दूसरा धतूरा। तो यहाँ पर भी जो 2 वर्ड हमारे पास कनक कनक आए हैं, पहले शब्द का अर्थ हुआ सोना और दूसरे का अर्थ हुआ धतूरा। तो यहाँ पर कनक शब्द के कारण ही कुछ चमत्कार उत्पन्न हो रहा है इस पंक्ति में। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो ये चमत्कार ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा किसका इस्तेमाल करना है बच्चों? शब्द अलंकार का इस्तेमाल करना है, यानी शब्द के आधार पर ही अलंकार को लगाना है। ठीक है बच्चों? तो ये बच्चों हमारे शब्द अलंकार की परिभाषा थी। पेपर में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, पेपर में तो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे। तो एमसीक्यूज में परिभाषा तो अब नहीं आएगी, पहले जरूर पूछी जाती थी, अब नहीं आती है। मगर आपको सिर्फ इतना जरूर याद रखना है कि शब्द अलंकार किस बात पे आश्रित होता है? शब्दों के आधार पर आश्रित होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं अब अर्थ अलंकार के ऊपर। तो हमें अब देखना है कि अर्थ अलंकार क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। काव्य में अर्थों के आधार पर अगर भाषा में सुंदरता आ जाए, यानी कोई काव्य है, जैसे ऊपर ये बच्चों जो हमने कनक कनक ते 100 गुनी पढ़ा, ये एक तरीके का काव्य है। तो अगर इस काव्य में हमने किसी अर्थ के आधार पर इस काव्य की सुंदरता को बढ़ा दिया, देखो अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमने शब्द का इस्तेमाल किया, कनक कनक एक शब्द उठाया और इस शब्द के आधार पर हमने देखा कि ये काव्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम कोई ऐसा काव्य बनाएं जिसमें हम उस काव्य के अंदर बच्चों क्या देखें? हम उस काव्य के अंदर तो अगर हमने कोई ऐसा काव्य चुन लिया बच्चों जहां पर हमने उस काव्य के अंदर अर्थ के आधार पर सुंदरता को देखा, या हमने उसके अर्थ के आधार पर सुंदरता को बढ़ा दिया, तो ऐसे अलंकार को हम अर्थालंकार बोलेंगे। अर्थालंकार का मतलब ऐसे शब्द जो अर्थ के आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, दोबारा से सुन लो, ऐसे शब्द जो अर्थ के आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ाएंगे उनको आप अर्थालंकार बोलेंगे। और ऐसे शब्द जो शब्दों के आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ाएंगे उनको आप शब्दालंकार बोलेंगे। जैसे ऊपर वाले काव्य में कनक कनक वो शब्द है जिसके वजह से इस पूरे काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, इसीलिए ये शब्दालंकार कहलाएगा। लेकिन हम अर्थालंकार को एक और तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, आइए हम उसकी एक और परिभाषा देखते हैं। एक और परिभाषा क्या हो सकती है? जहां पर काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है, अर्थगत मतलब अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है, वहां पर अर्थालंकार माना जाता है। और इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर भी अगर आप कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हो तो यहां पर अलंकार की सुंदरता समाप्त नहीं होती है। बहुत डिफरेंस आ गया बच्चों। अभी हमने शब्दालंकार में क्या पढ़ा था कि अगर हमने कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा और काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम अर्थालंकार में क्या देख पा रहे हैं कि काव्य की सुंदरता समाप्त होगी ही नहीं। अगर हमने उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख भी दिया, वहां पर उससे मिलता जुलता हुआ कोई शब्द भी रख दिया, तो भी काव्य की सुंदरता समाप्त नहीं होगी। लेकिन हम उस अलंकार को पहचानेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, आइए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या उदाहरण है? चरण कमल बंदो हरि राई। बहुत ही सिंपल सी पंक्तियां हैं बच्चों, चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहां पर हमारे पास देखो, एक कमल के स्थान पर कमल का पर्यायवाची शब्द अगर हमने रख दिया, कमल के स्थान पर अगर हमने कमल का ही पर्यायवाची शब्द रख दिया जलज, तो यहां पर जलज रखने पर भी इस काव्य की सुंदरता में या सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है बच्चों।
तो हमने चरण कमल बंदो हरिराई की जगह अगर जलज कमल बंदो हरिराई भी रख दिया तो इस काव्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, इसकी सुंदरता अभी भी बरकरार है, आपको अभी भी पढ़ने में सुंदर लगेगा। चरण कमल की जगह आप जलज कमल बंदो हरिराई भी पढ़ोगे तो ये खराब नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, और इसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो ऐसे शब्द जहां पर अर्थों के आधार पर हम किसी शब्द का चयन करते हैं और कवि अपने काव्य में उन शब्दों को रखता है, ऐसे शब्दों को हम अर्था अलंकार बोलते हैं। जहां पर आप अर्थ के आधार पर काव्य में किसी शब्द को रखोगे और उस शब्द की सुंदरता बढ़ जाएगी, तो ऐसे शब्दों को आप अर्थालंकार बोलोगे। लेकिन ऐसे शब्द जहां पर शब्दों के आधार पर सुंदरता बढ़ेगी, मगर अगर आपने उस शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, ऐसे शब्दों को आप शब्दालंकार बोलोगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा समझ में आई होगी, और एग्जाम्पल भी अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए मुझे, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी बता के जाए क्या समझ में नहीं आया। अब आते हैं हम बच्चों भेद के ऊपर, यानी अभी हमें शब्दालंकार के भेद भी पढ़ने हैं और अर्थालंकार के भेद भी पढ़ने हैं। तो बच्चों शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, 5 भेद। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, जिसके अंदर फिर से बच्चों 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, और दूसरा होता है यमक अलंकार। थर्ड श्लेष अलंकार, फोर्थ वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के फिर से 2 भेद है बच्चों, श्लेष मूला वक्रोक्ति एंड काकु मूला वक्रोक्ति। फिर 5वां बच्चों आपका भेद है वो है वीप्सा अलंकार। तो ये बहुत सारे हैं बच्चों, फिलहाल शब्द अलंकार में तो 5 तो हैं ही हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और वीप्सा अलंकार है। फिर अनुप्रास के 5 भेद हैं, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लोटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं, श्लेष मूला वक्रोक्ति एंड काकु मूला वक्रोक्ति। ये बच्चों 5 भेद जो हैं वो शब्दालंकार के हैं। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के भेद की। तो अर्थालंकार में बच्चों बेसिकली बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर 5 ही बताए हैं। लेकिन ये बहुत सारे हैं बच्चों, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं 5 लेके आया हूँ आपके लिए। तो 5 क्या है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एंड मानवीकरण अलंकार। 5 हमें पढ़ने हैं बच्चों, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एंड मानवीकरण अलंकार। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये वाला पेज देखकर आधे बच्चों ने तो अपना सर पकड़ लिया होगा कि अरे इतना सारा पढ़ना है हमें, हमने क्या, कैसे होगा ये, कैसे होगा। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना सारा हमें नहीं पढ़ना है बच्चों, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रखा है अलंकार के मामले में। अलंकार बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रखा है। हमें इतने सारे अलंकार बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, हमें तो सिर्फ 4 ही अलंकार पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही अलंकार हैं, इन अलंकारों के अंदर ही हैं वो, इसीलिए मैंने ये सारे अलंकार आपको बताए। लेकिन ये हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, हमें सिर्फ कितने पढ़ने हैं बच्चों? हमें सिर्फ 4 पढ़ने हैं, और वो 4 बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो कौन से हैं, जो कि आपके सिलेबस में हैं और जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। आइए हम उनको देखते हैं, हमें वो कौन से अलंकार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है श्लेष अलंकार, दूसरा अलंकार हमारे पास आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा आता है अतिशयोक्ति अलंकार और चौथा आता है मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों हमें सिर्फ 4 ही अलंकार पढ़ने हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इतने सारे अलंकार हमें नहीं पढ़ने हैं बच्चों। लेकिन ये आपको एक जस्ट आइडिया देने के लिए कि क्या होता है अलंकार, कितने प्रकार का होता है, मैंने आपको वीडियो में डाल दिया। बट हमें सिर्फ 4 पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार और चौथा है मानवीकरण अलंकार। इन सभी अलंकारों को बच्चों हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले हम इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके मतलब को समझेंगे और फिर हम इनके ऊपर कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए अलंकार। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं कि ये अलंकार कैसे काम करते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं।
ठीक है बच्चों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अलंकार ये सिलेबस में आने वाले हैं 4, अब हम इनको देखते हैं और इनकी परिभाषाओं को जानते हैं और इनके उदाहरण को समझते हैं कि आखिर ये अलंकार क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं हमें क्या समझाती हैं और हम इन्हें पेपर में कैसे पहचानेंगे। बच्चों यहीं से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए शुरू हो रहा है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों, क्योंकि यहीं से हमारे पास एमसीक्यूज बनने वाले हैं पेपर में। अभी तक तो जितना कुछ भी हमने पढ़ा वो सब तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अलंकार क्या होता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, लेकिन अब जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें अभी, और आपको और 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा और आपको पूरा का पूरा अलंकार समझ में आ जाएगा बच्चों। और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, जो आपको पेपर तक याद रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अब अलंकारों के भेद जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। सबसे पहला अलंकार है श्लेष अलंकार। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हमने भेद जो पढ़े उन भेदों में सबसे पहला है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार आप अगर इनके भेदों के अंदर देखोगे तो शब्द अलंकार का ही एक भेद है, लेकिन बाकी जो 3 अलंकार हैं यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये अर्थालंकार के भेद हैं। और बच्चों अभी हमने पढ़ा शब्दालंकार की परिभाषा, वो ये कहती है कि जो शब्दालंकार होगा उसमें अर्थ शब्दों के आधार पर आश्रित होंगे, यानी काव्य में शब्दों के आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर हमने पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किया तो काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब जो श्लेष अलंकार बच्चों हमें पढ़ना है उसमें शब्दालंकार का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार है वो एक अर्थालंकार है। और उसमें अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा ये कहती है कि अर्थालंकार में अर्थों के आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, और अगर हम उस शब्द की जगह पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख भी देते हैं तो भी वहां पर सुंदरता समाप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब बच्चों हमारे सामने है श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार ये बता रहा है कि आप यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल करने वाले हो उस शब्द के आधार पर ही इस काव्य की सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने उस शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किया तो काव्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं श्लेष अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, आइए श्लेष अलंकार की परिभाषा। श्लेष अलंकार की परिभाषा बच्चों हमें क्या कहती है? श्लेष अलंकार की परिभाषा में बच्चों ये कहती है कि जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, और ऐसे शब्द जहां किसी शब्द को एक से अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है या उसके अर्थ एक से अधिक बार निकलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग श्लेष अलंकार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम एक और परिभाषा से इसको समझ सकते हैं। वो परिभाषा क्या है हमारे पास कि जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो 2 परिभाषाएं हैं बच्चों, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उनसे समझ सकते हो। नीचे वाली परिभाषा थोड़ी ज्यादा आसान है, जो हमें सिंपल तरीके से बता रही है। वो ये बता रही है कि जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनमें एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आखिर हम पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने एग्जाम में तो हम पहचानेंगे कैसे कि वहां पर श्लेष अलंकार है या नहीं है। तो बच्चों श्लेष अलंकार की आखिर पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे आप? तो श्लेष अलंकार की पहचान या इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं कि जहां पर एक से अधिक शब्द जुड़े होते हैं या जहां पर एक ही शब्द का प्रयोग बार बार होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी बच्चों आपके लिए ये दूसरा वाला पॉइंट ज्यादा आसान है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से लिखा है कि जहां पर एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता हो लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग हो जाएं, ऐसे शब्दों को आपको पहचानना है अपने काव्य के अंदर, और वो शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? श्लेष अलंकार कहलाएंगे। अब इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल में क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। एक बार और काव्य दोहरा देता हूं बच्चों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ये हमारा काव्य है जो एक कवि ने लिखा है बच्चों। अब आप यहाँ पर देख रहे हो इस काव्य में हमें एक ही शब्द बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है पानी। पहली पंक्ति में
पानी 2 बार आया है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पानी 1 ही बार आया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी पहली पंक्ति में 2 बार पानी का इस्तेमाल किया गया कवि के द्वारा, लेकिन अगली पंक्ति में कवि ने पानी का 1 ही बार इस्तेमाल किया। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो बच्चों यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं इस काव्य की मदद से कि जो पानी शब्द है वो पहली पंक्ति में अलग मतलब बता रहा है और दूसरी पंक्ति में अलग मतलब बता रहा है। दूसरी पंक्ति में पानी को किससे डिनोट किया गया बच्चों? मोती मानुष चून। यानी मोती का मतलब चमक, मानुष का मतलब प्रतिष्ठा और चून का मतलब जल। तो यहाँ पर मोती मानुष चून यानी प्रतिष्ठा, चमक और जल से पानी की तुलना की जा रही है। इसलिए यहाँ पर पानी शब्द की वजह से श्लेष अलंकार उत्पन्न हो रहा है बच्चों। आइए हम इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं, इसको समझते हैं आखिर ये कैसे हो रहा है। स्पष्टीकरण में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्या लिखा है हमने लिखा है कि इस उदाहरण में पानी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जो तीसरी बार पानी शब्द का प्रयोग किया गया है उसके 3 अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। अब बच्चों अपनी परिभाषा पे चले जाते हैं। हमारी परिभाषा भी तो यही कह रही थी कि श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, और अगर ऐसा कहीं पर हो जाता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। आइए बच्चों अब हम इसको और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स देख करके समझते हैं कि आखिर श्लेष अलंकार हम कैसे पहचानेंगे पेपर में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको कराने वाला हूं, और आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स उदाहरण पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण क्या है? चिर जो वो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। चिर जो वो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। एक बार और रिपीट कर देता हूं। चिर जोवी जोरू जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। अब इस सेंटेंस को पढ़ के तो बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर यानी इस काव्य के अंदर 2 शब्द बच्चों ऐसे हैं, एक है वृष भानुजा और दूसरा है हलधर। इन दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब है, यहाँ पर एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। तो अगर हम देखें वृष भानुजा का मतलब क्या हो गया? राजा वृष भानु की पुत्री राधा। ठीक है बच्चों, तो राजा वृष भानु एक थे, उनकी पुत्री का नाम राधा था, तो यहाँ पर वृष भानुजा शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा अर्थ होता है बच्चों वृष भानुजा का बैल। ठीक है, बैल है ना, यानी बैल जो होता है उसको भी वृष भानुजा बोला जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है हलधर। हलधर का मतलब होता है बलराम, यानी आपने सुना होगा बलराम जी के बारे में, तो ये वही वाले बलराम है। ठीक है, हलधर, इनको हलधर भी बोला जाता था। और दूसरा हलधर का मतलब होता है हल को धारण करने वाला बैल, यानी जो बैल होता है वो अपने कंधे पर हल को धारण कर लेता है। तो यहाँ पर हलधर के भी 2 मतलब हो गए, एक मतलब हो गया बलराम और दूसरा मतलब हो गया अपने कंधे पर हल को धारण करने वाला या हल को धारण करने वाला बैल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण के अंदर भी देखा कि हमारे 2 शब्द ऐसे आए जिनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो बच्चों श्लेष अलंकार की परिभाषा यही समझाती है कि अगर कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो बार बार रिपीट हो, या फिर कोई ऐसा शब्द मिल जाए जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हों, तो वही शब्द श्लेष अलंकार उत्पन्न करेगा काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में। तो हमें दूसरे एग्जाम्पल में भी बच्चों ये चीज समझ में आई कि वृष भानुजा और हलधर ऐसे शब्द हैं जो इस काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, अथवा ये इस वाक्य के या इस काव्य के श्लेष अलंकार हुए। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और उदाहरण हम देखते हैं। जो रहीम गति द्वीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होई। फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों। जो रहीम गति द्वीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होई। आइए हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर द्वीप शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और बारे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर बारे शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। फिर से देखो, जो रहीम गति द्वीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो हुई। तो बच्चों बारे शब्द जो है वो यहाँ पर 2 अर्थों को प्रयोग कर रहा है, पहला जलाने पर और दूसरा बचपन में। तो बारे शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, पहला जलाने पर और दूसरा बचपन में। इसी तरीके से बढ़े शब्द के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं,
बड़ा होने पर तथा बुझने पर। इस प्रकार बच्चों हमें ये समझ में आता है कि इस काव्य के अंदर भी दो शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ अलग अलग है। और अगर ऐसा हमें महसूस हो जाता है कि कोई दो शब्द ऐसे आए हों जिनके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर बच्चों श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, आपको प्रश्न अगर ये आ गया तो आप यहाँ पर श्लेष अलंकार लगाओगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सुबरन को खोजत फिरत कवि, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है बच्चों, अब इसका स्पष्टीकरण क्या है? यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों सुबरन। सुबरन जो है वो उसका मतलब होता है अच्छे वर्ण व्रत वाला, या फिर सुंदर स्त्री, या फिर सोना, यानी बहुत सारे मतलब होते हैं इसके। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो सुबरन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, सुंदर, सोना, स्त्री। इस तरीके से यहाँ पर जो सुबरन शब्द है बच्चों वो एक अलंकार उत्पन्न कर रहा है जिसको हम लोग श्लेष अलंकार कहेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब बच्चों इस वक्त इस काव्य के अंदर कलिया शब्द जो है वो श्लेष अलंकार की उत्पत्ति कर रहा है, क्योंकि कलियां जो होती हैं उसके कई सारे मतलब होते हैं। एक होता है फूल का विकसित रूप, यानी जो फूल होता है उसका विकसित रूप, उसको हम लोग कली बोलते हैं, यानी छोटा जब फूल होता है तो उसको कली बोलते हैं। और दूसरा होता है यौवन से पूर्व की अवस्था, यानी जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको कलिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस काव्य के अंदर मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, यहाँ पर कलिया शब्द ऐसा शब्द है जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए कलिया शब्द की वजह से बच्चों यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अब एक और हम आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा श्लेष अलंकार का, जिसमें हमने क्या देखा? मंगन को देख पट देख बार बार है। मंगन को देख पट देख बार बार है। बच्चों यहाँ पर जो पट शब्द है, पट, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ उसका वस्त्र होता है और दूसरा अर्थ उसका किवाड़ होता है। यानी आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा कि कपड़े को पट भी बोलते हैं या वस्त्र को पट भी बोलते हैं, लेकिन बच्चों यही तो खासियत है हिंदी की, कि हिंदी में जब कवि अपनी बातों को लिखता है तो वो हमारी भाषा में नहीं लिखता है। हम कपड़ा बोलेंगे लेकिन कवि वस्त्र लिखेगा, हम कपड़ा बोलेंगे लेकिन कवि पट लिखेगा, और ये पट ऐसा शब्द हो गया जो इस काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। आप यहाँ पर पट की जगह कपड़ा रख के देख लो। मंगन को देख कपड़ा देख बार बार है, इस शब्द की सुंदरता ही समाप्त हो गई बच्चों। पट शब्द की जगह अगर हमने यहाँ किवाड़ रख दिया, मंगन को देख किवाड़ देख बार बार है, तो भी इसकी सुंदरता समाप्त हो गई। यही तो हमें शब्दालंकार समझाता है बच्चों। इस आखिरी वाक्य को या काव्य को मैंने इसीलिए लिखा बच्चों, ताकि इस काव्य को पढ़ के आप अभी तक जितना पढ़ के आए हो वो आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर आपने पढ़ा क्या। शब्दालंकार यही तो समझाता है कि अगर आपने किसी शब्द को एक से ज्यादा मतलब निकाल लिए या किसी शब्द के एक से ज्यादा मतलब हो गए तो वो शब्द ही शब्दालंकार है। लेकिन अगर हमने उस शब्द के पर्यायवाची शब्द रख दिए काव्य के अंदर तो काव्य की सुंदरता ही समाप्त हो गई। अब आप इस शब्द को देखो, मंगन को देख पट देख बार बार है। अभी तो ये काव्य पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें क्या पता लग रहा है कि पट जो है उसके पर्यायवाची यानी उसके और अर्थ क्या हो सकते हैं? वस्त्र और किवाड़। अब अगर हम यहाँ पे पट शब्द की जगह वस्त्र रख देते हैं तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, मंगन को देख किवाड़ देख बार बार है। शब्द की सुंदरता ही समाप्त हो गई। अब हम यहाँ पे क्या रख देते हैं बच्चों? वस्त्र रख देते हैं। मंगन को देख वस्त्र देख बार बार है, अभी भी इस वाक्य की सुंदरता समाप्त हो गई। तो बच्चों आपको इसी तरीके से इन चीजों को समझना है कि श्लेष अलंकार का मतलब ये हो गया कोई ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हों, लेकिन अगर उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द उस शब्द की जगह पर रखें हम तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाए। ऐसे शब्दों को हम लोग श्लेष अलंकार बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको श्लेष अलंकार समझ में आया होगा। श्लेष अलंकार के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है बच्चों। अब हम दूसरे अलंकार पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, अरे यार हमें तो इतने ज़्यादा शब्द अर्थ नहीं आते हैं, तो हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे श्लेष अलंकार को? सर ने तो बता दिया, पढ़ के सर को तो आता होगा, हम कैसे पहचानेंगे? बच्चों देखो ये तो प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। ये प्रॉब्लम तो शायद मेरे साथ भी आ सकती है, क्योंकि मुझे भी हिंदी के इतने ज़्यादा शब्दार्थ तो शायद ही याद होंगे, और कभी तो ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं जिनके अर्थ हमें बड़ी मुश्किल से पता होते हैं। तो बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा
ज़रूरी ये है कि आप श्लेष अलंकार को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ढूंढो और उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लो। ये एग्जाम्पल वो बहुत खास एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड ने बार बार आपके एक क्वेश्चन पेपर में डाले हैं, इसीलिए मैं इन एग्जाम्पल्स को लेकर के आया हूँ। और उम्मीद है मुझे कि शायद 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 इनमें से ही कोई एक आधा काव्य आपके सामने बोर्ड में आ जाए, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में और बहुत बार बोर्ड ने पूछा है इस तरीके के काव्यों को, तो मैं इनको लेकर के आया हूँ। अब आप क्या करो कि आप भी श्लेष अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल कहीं से सर्च करो और उनको आप एक बार पढ़ लो, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई इन शब्दों के अंदर श्लेष अलंकार लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण ढूंढ करके दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की हम परिभाषा देखते हैं बच्चों, और उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण और उसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं बच्चों। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हमें क्या कहती है? कहती है कि जब किसी उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान की संभावना की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान की संभावना की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी, बट मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यही एक्चुअल डेफिनेशन है उत्प्रेक्षा अलंकार की। या फिर हम इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, यही दो आसान सी डेफिनेशन है उत्प्रेक्षा अलंकार की, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन मुझे तो नहीं पता। तो अगर आपको कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट यही दो डेफिनेशन है। तो दूसरे वाली फिर भी थोड़ी सी आसान सी है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। अब बच्चों, इस परिभाषा को समझने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक उपमेय और दूसरा उपमान। तो ये उपमेय और उपमान हिंदी में क्या होते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। मैं यहाँ पे डालना भूल गया, अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं उसको भेज दूंगा टेक्स्ट में। उपमेय और उपमान क्या होते हैं बच्चों? उपमेय का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना किसी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हो, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हो, तो उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वह वस्तु तो उपमान है, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं वह वस्तु तो उपमान है। यानी जैसे आप मेरी तुलना कर रहे हो किसी से, तो मैं तो उपमान हो गया, लेकिन किससे कर रहे हो वो उपमेय हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत ही फेमस क्रिकेटर है हमारा, अब सचिन तेंदुलकर की तुलना हम किसी बच्चे से कर दें कि भाई तू बड़ा होके सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बन जाना, तो जिस बच्चे की तुलना की जा रही है वो बच्चा तो हमारे लिए क्या हो गया? उपमान हो गया, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमेय हो गया। यानी सचिन तेंदुलकर तो उपमेय हो गया और वो बच्चा उपमान हो गया। ठीक है, तो फिर से समझने की कोशिश करो कि अगर आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना कर रहे हो और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से कर रहे हो, तो वो वस्तु तो क्या कहला गई बच्चों? उपमेय कहला गई, लेकिन जिसकी तुलना कर रहे हो वो उपमान है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है समझना इसको, मगर इसको आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पहचान के शब्द लाए हैं। ये पहचान के शब्द अगर आपने याद कर लिए तो 100 में से 99% चांस है कि आपको इस उपमा और उपमान के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने भी शब्द आएंगे इसके काव्य के, वो इन्हीं शब्दों की वजह से आपके उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएंगे। तो उम्मीद तो मुझे यही है बच्चों, अपनी तरफ से तो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। 99% केस है, चांसेस है कि यही शब्द लिखे होंगे काव्य के अंदर, और इन शब्दों को पढ़ते ही आप पहचान लोगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन उपमा है कौन उपमान है। तो वो शब्द क्या है बच्चों? आइए हम देखते हैं वो शब्द क्या है हमारे पास। ये शब्द बच्चों है मनु, मनहु, मानो, मनु, मनहु, मानो, मनु, जनु, जनहु, जानो, जनु। ये बच्चों आप शब्द याद कर लो, मनु, मनहु, मानो, मनो, जनु, जनहु, जानो, जनु। ठीक है, जान, जनु। तो ये बच्चों जो शब्द हैं
इन शब्दों को आप याद करके रट के प्रैक्टिस करके जाओ बच्चों। 100% उम्मीद है कि जो भी काव्य आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार का आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर होंगे। और जब भी आपके सामने चॉइस में उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा हो, यानी आपको कोई काव्य दिया और उसके ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आपको ये 6 वर्ड वहां पर लिख देने हैं, 8 वर्ड, और चेक करना है क्या इनमें से कोई है तो नहीं उसके अंदर। अगर हुआ तो वो 100% उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा बच्चों। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आएगा। ये श्लेष अलंकार से ज्यादा आसान है बच्चों। श्लेष अलंकार में थोड़ी दिक्कत है कि हमें नहीं पता होंगे अगर अर्थ, तो हम शायद नहीं पता लगा पाएंगे, उसके लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ यही वर्ड आपको ढूंढने हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, सोहत ओढ़े पीटू पटू श्याम सलोने गात मनो नील मंदनी सेल पर आतपू परयु प्रभात। बड़ा अजीब सा है ये काव्य, पढ़ा भी नहीं जा रहा है ढंग से। फिर से पढ़ते हैं, सोहत ओढ़े पीटू पटू श्याम सलोने गात मनो नील मणि सेल पर आतपू परयु प्रभात। अब इतना डिफिकल्ट काव्य है बच्चों कि आप पढ़ोगे तो आपको तो समझ में भी नहीं आएगा, और लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे पहचाना हमने? दूसरी पंक्ति का पहला शब्द मनो। अब देखो आपको मैंने ऊपर बताया मनु मनहु मानो मनो, ठीक है, यानी मनो शब्द आ गया। मनो शब्द आ गया इसका मतलब इस काव्य के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी हमें कुछ भी नहीं समझना है, हमें सिर्फ इन वर्ड्स को ढूंढना है। तो मनो शब्द आ गया और मनो शब्द ये बता रहा है कि इस काव्य के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, या पहले हम इसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। तो स्पष्टीकरण की तो बच्चों अब जरूरत पड़ी नहीं आपको, क्योंकि आपको मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया कि अगर यहाँ पर मनो आ गया तो मनो की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप स्पष्टीकरण देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर, जिसको कि उपमेय बताया जा रहा है, यानी उसकी तुलना किसी और से की जा रही है, पर नील मणियों के पर्वत की तथा पीठ पट पर प्रभात की धूप की संभावना की गई है। तो कुछ इस तरीके की बात है बच्चों। तो मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने की जरूरत है, आपको बस इतना याद रखना है, मनो। मनो आ गया मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। मुख मानो चंद्र है। देखो बच्चों, मानो शब्द आ गया, मानो, मुख मानो, मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी स्पष्टीकरण में क्या है, मुख यहाँ पर उपमेय को बता रहा है और चंद्र यहाँ पर उपमान को बता रहा है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता लग रहा है कि मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि सेल पर आप परियो प्रभात। तो यहाँ पर भी बच्चों मनो शब्द आ गया और मनो शब्द की वजह से ये फिर से हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। अगले उदाहरण में क्या है, छिपियो छबीले मुख लसे नीले अंचल तीर मनो कलानी झलमले कालिंदी के नीर। अभी देखो फिर से मनो शब्द आ गया, फिर से मनो। अगली पंक्ति देखो, छिपियो छबीले मुख लसे नीले अंचल चीर मनो मनो कलानिधि झलमले कालिंदी के नीर। मनो शब्द आ गया बच्चों, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में भी यही लिखा है मैंने, मनो शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण में उपमेय उपमान की बात अब नहीं करेंगे, वो हमने एक दो एग्जाम्पल में समझ लिया। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। लता भवन ते प्रकट भे ते ही ओसर दोऊ भाई। लता भवन ते प्रकट भे ते ही ओसर दोऊ भाई निकले जन जुग विमल बिंदु विधु जलद पटल बिलगाई। लता भवन ते प्रकट भे ते ही ओसर दोऊ भाई निकले जन जुग विमल जलद पटल बिलगाई। तो देखो बच्चों यहाँ पे जन आ गया, जन। अभी हमने वहां पर देखा था जनो मनो जन, अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चूंकि यहाँ पे जन शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लग गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल होगा इस उत्प्रेक्षा अलंकार का। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो शब्द आ गया, जो। अब मैंने वहां पर जो
आपको शब्द लिख करके दिए हैं, वहां पर ज्यो शब्द नहीं है बच्चों, तो ज्यो शब्द भी आप जोड़ लेना वहां पर। अगर ज्यो शब्द भी आ जाता है तो भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हो। ये बहुत कम डाला जाता है लेकिन कभी कभी ये भी आ जाता है, तो उनके अंदर आप इसे भी जोड़ लेना। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये दिखा कि हमें मनो, मनहु, मानो, मनो, अगर ये इस टाइप के हमें शब्द आते हैं, मनु, मनहु, मानो, मनो, जान, जनो, जानो, जनहु, ज्यों, अगर इस टाइप के हमारे पास शब्द आते हैं बच्चों तो हम इन्हें उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है बच्चों, वो ये कहती है कि जहां पर किसी भी वस्तु अथवा घटना को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाए, यानी अगर कोई बात है और आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दी तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, वो शब्द अतिशयोक्ति अलंकार को बता रहा होगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान क्या हो सकती है बच्चों? पहचान हो सकती है जहां पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाए, यानी ऐसी बात कह दी जिसका कोई मतलब ही नहीं बैठता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दी। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। छाले परिबे के डरनू, सके न हाथ छुबाई, झजखत हिये गुलाब के, झवा झवैत पाई। इसका मतलब क्या हुआ? उपयुक्त उदाहरण में नायिका के पांव की सुकुमारता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, यानी यहाँ पर एक लड़की है जो कि नायिका है और उसके पैरों के बारे में यहाँ पर बात की गई है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर के की गई है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार लग रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों और ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने एग्जाम्पल मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं वो ज्यादातर एग्जाम्पल बोर्ड ने पूछे हैं। हो सकता है कि वो एग्जाम्पल दोबारा रिपीट हो जाए, तो आप उन एग्जाम्पल्स को तो अच्छे से पढ़ लो और उसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ लो। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल और निकाल के लाऊंगा। तो ये देखो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति अलंकार का, जिससे आपको अतिशयोक्ति अलंकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। आगे नदियां थी अपार, मतलब बहुत सारी नदी थी। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा ये सोच रहा है मैं पार कैसे जाऊं। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने अभी सोचा भी नहीं और घोड़ा उस पार चला गया। तो देखो बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, यानी असंभव बात है कि राणा ने अभी सोचा भी नहीं है कि हम पार कैसे करेंगे और घोड़ा पार कर गया, ये बहुत ही असंभव सी बात है। यानी यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, लेकिन कवि ने अपने काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, कवि ने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए इस तरीके से पंक्तियां लिखी हैं, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि अलंकार का मतलब ही हम ये पढ़ गया है कि कवि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जिससे काव्य की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। छुवत टूट रघुपति ही ना दोषु, मुनि बिन कारण करिए कत रोषु। छुवत टूट रघुपति ही ना दोषु, मुनि बिन कारण करिए कत रोषु। यहाँ पर बच्चों लक्ष्मण के स्वयंवर में, जब राम और लक्ष्मण गए थे बच्चों स्वयंवर में, तो वहां पर जब धनुष टूटता है, श्री राम जी धनुष तोड़ देते हैं, तो वहां पर की ये पंक्तियां हैं बच्चों। और यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पिनाक धनुष जब टूट जाता है तो परशुराम जी बहुत गुस्से में आते हैं और वो क्या कहते हैं, धनुष टूटने में लक्ष्मण जी यहाँ पर बोलते हैं कि धनुष टूटने में श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, यह तो उनके मात्र छूने से ही टूट गया। तो धनुष, अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, छुवत टूट रघुपति ही ना दोषु, यानी कि रघुपति किसको बोला गया, श्री राम जी को, कि श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। छुवत टूट, उनके छूने से ही टूट गया, कौन, धनुष। मुनि, मुनि कौन, परशुराम जी। बिन कारण करिए कत रोषु, आप बिना कारण के रोष मतलब गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। तो बच्चों देखो अर्थ मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, आप लोगों को अर्थ की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इनको अर्थ को ढूंढ सकते हो, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर कुल मिला के लक्ष्मण और सीता के स्वयंवर की बात हो रही है, जब राम और लक्ष्मण वहां पर गए थे और श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया था, उनके छूने से ही धनुष टूट गया था भगवान शंकर का, और उस धनुष का नाम था पिनाक धनुष।
तो उस स्वयंवर में परशुराम जी भी आए थे, जो कि बहुत ही सच्चे और मतलब अच्छे भक्त माने जाते हैं भगवान शंकर के। तो परशुराम जी बड़े गुस्से में थे, क्योंकि धनुष टूट गया था भगवान शंकर का। ठीक है, तो वही वाक्य यहाँ पे आ रहे हैं अब। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि वाक्य में जो बातें हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं। छूने मात्र से धनुष टूट नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो हमारा हो गया बच्चों, जो हमारा ये अलंकार हो गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब आप खुद सोचो, स्वर्ग से मिलने गगन में तो कोई जा नहीं सकता, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पानी परात को छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब नैनन के जल सो पग धोए, यानी नैनन मतलब आंसू, आंखों के जो आंसू होते हैं उससे पैर धोने की बात की जा रही है। अब ये पंक्तियां देखो बच्चों कहाँ से ली गई हैं। श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी जाते हैं तो ये पंक्तियां वहां से ली गई हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अश्रु से ही उनके पैर धो दिए थे। तो ये एक असंभव सी बात है कि आंसुओं से आप किसी के पैर तो नहीं धो पाओगे, लेकिन अपनी बात को एक सुंदरता दिखाने के लिए कवि ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो हमें तो ये समझ में आता है कि एक अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आते हैं लास्ट अपने एग्जाम्पल पे। लहरें व्योम चूमती उठती। अब सोचो कि लहरें जो हैं वो किसी को चूम तो नहीं सकती हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। लहरें आकाश को तो चूमती हुई दिखा रही हैं यहाँ पर, लेकिन ये आकाश को चूम तो सकती नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार प्रदर्शित हो रहा है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमारा अतिशयोक्ति अलंकार पूरा होता है। ये लास्ट उदाहरण था अतिशयोक्ति अलंकार का। सबसे आसान अतिशयोक्ति अलंकार ही होता है पहचानना बच्चों पेपर में। तो सबसे आसान पहले अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें आपको कोई भी अगर काव्य ऐसा आ गया जहां पर बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश की जा रही होगी, तो वहां पर आप अतिशयोक्ति अलंकार लगा दोगे। अब बच्चों हम आखिरी अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले बच्चों कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है। तो मानवीकरण अलंकार हमें ये बताता है जहां पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। आरोप मतलब मानवीय भावनाएं तो होती हैं, लेकिन तुलना किसी और से की जा रही होती है उसकी। आरोप हम इसी को बोलते हैं बच्चों। तो इसकी कोई खास पहचान तो नहीं है, इसको हम उदाहरणों से बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मानवीय भावनाओं का आरोप से क्या मतलब है। फटा जूता बन गया है थके गोवर्धन का जीवन। अब सोचो, फटा जूता और गोवर्धन, तो दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है। बोला जा रहा है कि फटा जूता जो है वो गोवर्धन का ही जूता मान लिया गया है। तो मानवीय भावनाओं का आरोप लग गया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है बच्चों। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब आसमान से परी उतर रही है संध्या सुंदरी। अब संध्या सुंदरी जो है बच्चों वो एक तरीके का मानवीय भावना है, यानी मानव से उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानवीकरण अलंकार में क्या होगा, मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण हमारे सामने क्या है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गाना। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर सागर और लहरों का कन्याओं के रूप में चित्रण किया गया है बच्चों। यानी अब सागर पर कोई नाच तो सकता नहीं है, लेकिन सागर की लहरें नाच रही हैं, यानी सागर की लहरों को मानव से तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोप लग गया। सागर की तुलना मानवीय भावनाओं से की जा रही है, तो अगर मानवीय भावनाओं से किसी की तुलना की जा रही होगी तो वहां पर आप मानवीकरण अलंकार लगा दोगे। अगला एक और एग्जाम्पल देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब कलिया शब्द जो होता है बच्चों वो तो हमने अभी देखा अपनी पिछली वीडियो में कि हम उसको मानव से तुलना करते हैं कलियों का, और फूल से भी करते हैं। तो यहाँ पर फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना मानवीय चेष्टाएं हैं, क्योंकि हंस कौन सकता है, हंस तो केवल मानव सकता है। आप सकते हो, मैं सकता हूँ, फूल थोड़ी ना हंस लेंगे। लेकिन फूल की तुलना किससे की जा रही है, मानव से, कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल भी हंस रहा है और कलियां मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये काम तो केवल मनुष्य कर सकता है। तो मानवीय भावनाओं का आरोप अगर कहीं पर लग जाए तो वहां पर आप मानवीय अलंकार लगाओगे।
ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, सागर के ऊपर नाच नाच करती। सागर नाच नहीं सकता है, नाच कौन सकता है? मनुष्य नाच सकता है। आप नाच सकते हो, मैं नाच सकता हूँ, सागर तो नहीं नाच सकता। मानवीय भावनाओं का आरोप लग गया, तो आप क्या लगाओगे? मानवीकरण अलंकार। फटा जूता किसका? फटा जूता गोवर्धन का जीवन। अब गोवर्धन का जीवन जो है वो फटा जूता मान लिया गया है, तो फटा जूता किसी का जीवन तो नहीं बन सकता, और फटा जूता होगा कहाँ? किसी मनुष्य के पास ही होगा। मानवीय भावनाओं का आरोप लग गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। कोई भी सुंदरी यानी कोई लड़की आसमान से तो उतर ही नहीं सकती है, तो मानवीय भावनाओं का आरोप है, तो मानवीकरण। तो इसी के साथ बच्चों आज की हमारी जो ये अलंकार की जो वीडियो है ये यहाँ पे एंड हो रही है बच्चों। अब हम मैंने आपको पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं आपको हिंदी का ये बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अब आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आखिर वीडियो में क्या कमी रह गई मुझे वो भी बताइए मैसेज में, जिससे कि मैं अगली वीडियो अगर हिंदी की बनाऊं तो मैं उसमें उन कमियों को दूर कर सकूं। और दूसरी बात है बच्चों कि आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको इनके और एग्जाम्पल चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या आप और एग्जाम्पल चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल निकाल के लाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए इस पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और बच्चों मेरे चैनल का नाम है पढ़ ले मैथ्स। इसमें मैं मैथ्स के भी बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, आगे आपको साइंस के भी कुछ वीडियो देखने को मिल सकते हैं, तो उनको भी आप रेगुलर विजिट करते रहिए चैनल पे और देखते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पढ़ ले मैथ यूट्यूब चैनल। आज की क्लास अलंकारों की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।